हेलो स्टूडेंट्स। कल हमने है ना इस चैप्टर में सेल चैप्टर में प्रोकैरियोटिक सेल की डिटेल स्ट्रक्चर देख ली थी। आज हम उसके आगे स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। अब हम पढ़ेंगे आज इसमें यूकैरियोटिक सेल्स। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं, ये मैं एनसीईआरटी से रीड कर लेते हैं क्योंकि हमने पहले इसको समझा हुआ यूकैरियोटिक सेल्स को क्या होता है। तो अब हम इसको रीड करते हैं एनसीईआरटी से। तो इसमें क्या है, सबसे पहले देखो, द यूकैरियोट्स इंक्लूड ऑल द प्रोटिस्ट प्लांट्स एनिमल्स एंड फंजाई। तो हमें क्या ध्यान रखना है कि यूकैरियोटिक सेल हमें किस में देखने को मिलेगी। एक तो हमें दिखेगी प्रोटिस्ट में। अब ये ना फाइव किंगडम सिस्टम के अकॉर्डिंग इसमें बताया हुआ है। फाइव किंगडम सिस्टम किसने दिया था? फाइव किंगडम सिस्टम जो है वो दिया था R.H. विटेकर ने। किसने दिया था? R.H. विटेकर ने दिया था फाइव किंगडम सिस्टम। उसमें जो प्रोटिस्टा प्लांट्स एनिमल्स एंड फंजाई है ना, उसमें हमें यूकैरियोटिक सेल देखने को मिलती है। और इसका जो फर्स्ट इन्होंने किंगडम बताया था वो बताया था मोनेरा। उसमें हमने कल देख ही लिया कौन सी सेल मिलेगी, प्रोकैरियोटिक सेल मिलेगी। और उसके आगे बच के जो चार किंगडम बच गए ना, प्रोटिस्टा फंजाई प्लांटी एंड एनिमेलिया, उन सभी में हमें यूकैरियोटिक सेल देखने को मिलेगी। तो फर्स्ट लाइन तो यही बताई हुई है कि हमें यूकैरियोटिक सेल किस में देखने को मिलेगी, प्रोटिस्टा प्लांट्स एनिमल्स एंड फंजाई। इन यूकैरियोटिक सेल्स देयर इज एन एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ साइटोप्लाज्म। अभी क्या लिखा हुआ है कि हमें जो साइटोप्लाज्म में कंपार्टमेंट देखने को मिलेंगे। मान लो मैंने एक यूकैरियोटिक सेल बनाई, तो इसमें क्या होगा, हमें न्यूक्लियस देखने को मिलेगा, वो क्या होगा, मेम्ब्रेन बाउंड होगा। माइटोकॉन्ड्रिया देखने को मिलेगा तो उसमें भी मेम्ब्रेन होगी। अगर प्लांट सेल है तो उसमें हमें क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलेगा तो उसमें भी मेम्ब्रेन होगी। तो ये जो साइटोप्लाज्म है ना, हमें ऐसे लगेगा कि इसमें अलग अलग कंपार्टमेंट बने हुए हैं, मतलब अलग अलग कमरे से बने हुए हैं। प्रोकैरियोटिक सेल में ऐसा कुछ नहीं होता, उसमें हमें कोई मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल देखने को नहीं मिलता। बट यूकैरियोटिक सेल में क्या होगा कि हमें मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स देखने को मिलेंगे, जिसके कारण से हमें लगेगा कि जो साइटोप्लाज्म है ना उसमें कंपार्टमेंट से बन गए। तो यही लाइन लिखी हुई है इसमें कि हमें कंपार्टमेंटलाइजेशन देखने को मिलता है साइटोप्लाज्म में इन यूकैरियोटिक सेल्स। इस लाइन को कंप्लीट करते हैं। कंपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ साइटोप्लाज्म थ्रू द प्रेजेंस ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स। इसमें बता दिया कि क्यों कंपार्टमेंट देखने को मिलते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स की वजह से। यूकैरियोटिक सेल्स पोजेस एन ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस विद अ न्यूक्लियर एनवेलप। मतलब हमें एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस मिलेगा और उसमें न्यूक्लियर एनवेलप भी देखने को मिलेगा हमें यूकैरियोटिक सेल में। ठीक है, इन एडिशन यूकैरियोटिक सेल्स हैव अ वैरायटी ऑफ कॉम्प्लेक्स लोकोमोटरी एंड साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर्स। अब ये क्या होता है लोकोमोटरी एंड साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर्स, ये ना हम आगे पढ़ेंगे। साइटोस्केलेटल सेल का जो साइटोस्केलेटल होता है वो किससे मिलकर बना होता है? बेसिकली वो मिलकर बना होता है माइक्रोट्यूब्यूल से। किसके? माइक्रोट्यूब्यूल्स आ जाएगी उसमें। ठीक है, फिलामेंट्स आ जाएंगे, माइक्रोफिलामेंट्स। तो हम इनको आगे डिटेल में पढ़ेंगे कि माइक्रोट्यूब्यूल्स माइक्रोफिलामेंट मिलकर क्या बनाते हैं, साइटोस्केलेटल बनाते हैं सेल का। तो ये भी हमें देखने को मिलेंगे किसमें, एक यूकैरियोटिक सेल में। उसके बाद में क्या आ जाएगा, देयर जेनेटिक मटेरियल इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू क्रोमोसोम। अब ये क्या है, मान लो मैंने एक ये यूकैरियोटिक सेल बनाई। ठीक है, यूकैरियोटिक सेल में क्या होगा, मान लो एक यूकैरियोटिक सेल है ये, इसमें क्या होगा, न्यूक्लियस होगा, डबल मेम्ब्रेन बाउंड होगा। और इसमें ना यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलेंगे, ऐसे क्रोमोसोम देखने को मिलेंगे। और उन क्रोमोसोम में हमें क्या देखने को मिलेगा, डीएनए। तो क्रोमोसोम में हमें क्या देखने को मिलेगा, डीएनए। और ये डीएनए ही क्या होगा, जेनेटिक मटेरियल होगा। तो हमें जेनेटिक मटेरियल कहाँ देखने को मिलेगा, क्रोमोसोम में देखने को मिलेगा। ठीक है, ऑल यूकैरियोटिक सेल्स आर नॉट आइडेंटिकल। प्लांट एंड एनिमल सेल्स आर डिफरेंट एज द former possesses cell wall, plastid and a large central vacuole which are absent in animal cells। अब हमने क्या देखा कि जो यूकैरियोटिक सेल है ना वो भी सारे एक जैसे नहीं होते। मतलब कि यूकैरियोटिक में जो प्लांट सेल है उसमें हमें कुछ डिफरेंस देखने को मिल सकता है कंपेयर में एनिमल सेल के। क्या क्या डिफरेंस देखने को मिल सकता है हमें, कि जो प्लांट सेल होगी ना उसमें हमें क्या देखने को मिलेगा, वैक्यूल देखने को मिलेगी। लिखा हो ना यहाँ पे लार्ज वैक्यूल, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, प्लास्टिड यानी क्लोरोप्लास्ट, और सेल वॉल यानी सेल वॉल हो गया। तो ये तीनों चीजें क्या क्या, सेल वॉल, प्लास्टिड और क्या है इसमें, वैक्यूल। ये चीजें हमें सिर्फ किस में देखने को मिलेगी, तीनों की तीनों चीजें प्लांट सेल में। और ये एनिमल सेल में क्या होगी, एब्सेंट होगी। तो इसमें हमें डिफरेंस पता चल गया इससे प्लांट सेल में और एनिमल सेल में। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या डिफरेंस है प्लांट सेल में और एनिमल सेल में, ये इंपॉर्टेंट है। फिर आगे क्या लिखा हुआ है,
On the other hand, animal cells have centrioles which are absent in almost plant cells. अब देखो कुछ ऐसी चीज़ है जो सिर्फ हमें एनिमल सेल में मिल रही है, वो क्या सेंट्रियोल है, और ये प्लांट सेल में क्या होगा, ऑलमोस्ट प्लांट सेल में क्या होगा, ये एब्सेंट होगा। ठीक है, तो कुछ चीज़ें हमें प्लांट सेल में देखने को मिल रही है, जैसे सेल वॉल हो गया, वैक्यूल हो गया और प्लास्टिड हो गया, ये सिर्फ हमें प्लांट सेल में देखने को मिलेगी। और जो सेंट्रियोल है वो हमें एनिमल सेल में देखने को मिलेगा। तो ये क्या कर रहे हैं, डिफरेंस कर रहे हैं ना ये प्लांट सेल और एनिमल सेल में, तो ये डिफरेंस हमें ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये पैराग्राफ हमें समझ में आ गया एनसीईआरटी का। उसके बाद में हम देखते हैं आगे नेक्स्ट, ये क्या एनसीईआरटी के डायग्राम दिए हुए हैं हमें। ये डायग्राम देखो क्या है, ये जो ऊपर वाला सेल दिखाया हुआ ना, ये तो है प्लांट सेल का, ठीक है, और ये नीचे वाला है एनिमल सेल। अब आप इसमें ना एक इम्पोर्टेंट बात ध्यान रखोगे कि ये देखो इसमें ये जो इतना येलो येलो सा ये दिखाया हुआ है ना, ये क्या वैक्यूल है, ये देखो इसको मार्क भी कर रखा है, अलग से मार्क कर देते हैं हम, ये क्या वैक्यूल है। अभी आपने एनसीईआरटी में पीछे ध्यान से पढ़ा हो तो उसमें लिखा था वैक्यूल कैसी होगी, लार्ज होगी प्लांट सेल में, और क्या होगी, सेंटर में होगी। ये बात हमें ध्यान रखनी है। इसमें ना क्या है, मतलब वैक्यूल है ना, ये सेंटर में आ जाती है, तो ये जो न्यूक्लियस है ना, ये क्या बना हुआ है, न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस को क्या कर देती है, साइड में कर देती है, यानी पेरिफेरी की तरफ शिफ्ट कर देती है। तो प्लांट सेल में हमें ये देखने को मिलता है कि बीच में लार्ज वैक्यूल आ जाती है, जिसके कारण जो न्यूक्लियस होता है ना, वो क्या होता है, पेरिफेरी की तरफ शिफ्ट हो जाता है। तो ये क्वेश्चन एक बार पूछा जा चुका है शायद पीवाईक्यू में, कि प्लांट सेल में हमें न्यूक्लियस कहाँ देखने को मिलेगा, पेरिफेरी, सेंट्रल, और ऐसे करके दो ऑप्शन और बनाए हुए थे। तो उसका आंसर जाएगा नियर द पेरिफेरी, क्योंकि वैक्यूल क्या करती है कि न्यूक्लियस को क्या कर देती है कि पेरिफेरी की तरफ शिफ्ट कर देती है। और अदर साइड हम देखें एनिमल सेल में, तो हमें बीच में दिख रही है, जो बीच में दिखाया हुआ ना, ये क्या न्यूक्लियस है। ठीक है, तो ये बात हमें डायग्राम के बेस पे भी पूछ सकता है, हमें मार्क करके दे देगा, बताओ ये क्या है लार्ज बीच में, तो ये वैक्यूल हो जाएगी और ये क्या हो जाएगा, न्यूक्लियस हो जाएगा। तो इन दोनों डायग्राम में हमें बेसिकली एक बात ये पता चल गई। और इसमें क्या किया हुआ, ये मार्क क्यों, जैसे सेल वॉल हो गया, ये क्या मिडल लैमिला होगी, तो ये हम इस डायग्राम को डिटेल में बाद में देखेंगे जब हम हर सेल और को रीड कर लेंगे। ठीक है, एक बार हमें इसमें ये दो मेन बातें ध्यान रखनी है कि वैक्यूल होती है वो बड़ी होती है किसमें, प्लांट सेल में, कंपैरिजन टू एनिमल सेल, और न्यूक्लियस को क्या कर देती है, पेरिफेरी की तरफ शिफ्ट कर देती है। ठीक है, इतना समझ में आएगा। अब उसके बाद में हम क्या करेंगे नेक्स्ट, अब हम करेंगे क्या, आज का हमारा मेन जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या रहेगा हमारा टॉपिक, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसको हम सेल मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो आज हम डिटेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन को पढ़ेंगे। क्या होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, देखो सबसे पहले हमें ध्यान रखना है कि 1950 में किसकी डिस्कवरी होगी, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ठीक है, जब 1950 में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी होगी ना, तो उसके बाद में क्या किया हमने सेल मेम्ब्रेन की एक डिटेल स्ट्रक्चर का, हमने बोल सकते हैं कि स्टडी किया। सेल मेम्ब्रेन की हमने जो है ना स्ट्रक्चर देखी कि माइक्रोस्कोप के नीचे कि सेल मेम्ब्रेन कैसी दिखेगी। तो ये 1950 में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी के बाद में पॉसिबल हो सका, क्योंकि हम ऐसे तो देख नहीं सकते सेल मेम्ब्रेन को, तो हमें माइक्रोस्कोप चाहिए ना, तो इसलिए सेल हम किससे स्टडी करेंगे, ये भी पूछा जा सकता है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से। तो ठीक है, फिर 1950 में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की वो डिस्कवरी के बाद में हमने सेल मेम्ब्रेन को क्या किया, स्टडी किया। तो अब कैसी दिखती है सेल मेम्ब्रेन, हमें क्या स्टडी किया, हमें ध्यान रखना है कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है ना, वो क्या होती है, सिलेक्टिवली परमिएबल। अब ये क्या है मैम, सिलेक्टिवली परमिएबल का ध्यान रखना है कि ये ना मतलब सेलेक्ट करके चीज़ों को आने देगी, सेलेक्ट करेगी मॉलिक्यूल्स को, ऐसे नहीं कि कोई भी मुंह उठा के चलाया सेल के अंदर। ये क्या करेगी, मॉलिक्यूल को सेलेक्ट करेगी, जो मॉलिक्यूल कोई मतलब ये सेलेक्ट करेगी मॉलिक्यूल को, उसके बाद में क्या करेगी, ये सेल मेम्ब्रेन से क्या करने देगी, क्रॉस करने देगी, और सेल के अंदर इसको क्या मिलेगी, एंट्री मिलेगी। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो हमें एक तो इसका ये फीचर ध्यान रखना कि कैसी होती है, सिलेक्टिवली परमिएबल होती है, कि हर किसी मॉलिक्यूल को अंदर नहीं आने देती, सिलेक्ट करके मॉलिक्यूल को अंदर आने देती है। अब इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, अगर हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर देखें, तो जो प्लाज्मा में पहले तो है ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए कई मॉडल्स आए, मॉडल जैसे हम ध्यान रख सकते हैं सैंडविच मॉडल, इनको हमें डिटेल में नहीं पढ़ना, सैंडविच मॉडल आया। इसके बाद में यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल आया, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल।
और इन्होंने अपनी अपनी थ्योरी बताई कि सेल मेम्ब्रेन ऐसी होगी, इसमें क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, बट ये ना इतने एक्सेप्ट नहीं हुए। मोस्ट एक्सेप्टेड जो मॉडल आया था, मोस्ट हम बोल सकते हैं मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल जो आया था सेल मेम्ब्रेन के लिए, वो था सिंगर एंड निकोलसन ने दिया था। किसने दिया था? सिंगर एंड निकोलसन ने इन 1972। ठीक है, ये दो साइंटिस्ट है सिंगर एंड निकोलसन। ठीक है, इन्होंने इन 1972 में मॉडल दिया। उस मॉडल का नाम है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ये क्या मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल आज के टाइम में सेल मेम्ब्रेन का। हम इसी मॉडल को पढ़ेंगे कि इसने सेल मेम्ब्रेन को कैसे बताया था। ठीक है, तो इसने बताया, इसने एक लाइन बोली बहुत इंपॉर्टेंट है मॉडल में, प्रोटीन आइसबर्ग्स ऑन द सी ऑफ लिपिड। मतलब समझो इसका क्या है। ये बहुत पूछी जाती है कि मान लो ये समुंदर है, इस समुंदर को तो इसने क्या बताया, ये सी है, इसको तो बताया इसने लिपिड। और इसमें जैसे हम बर्फ़ के टुकड़े नहीं तैरते समुंदर में, देखा होगा कभी बड़े बड़े, तो ये इसने बताया प्रोटीन आइसबर्ग। मतलब इसने आइसबर्ग को तो कंपेयर किया प्रोटीन से और लिपिड को कंपेयर किया सी से। तो इसने बताया कि सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर ऐसी होती है कि मान लो जैसे कोई लिपिड का समुंदर है और उसमें बड़े बड़े प्रोटीन कैसे आइसबर्ग क्या हो रहे हैं, तैर रहे हैं। ठीक है, तो लिपिड यहाँ पे कैसी होगी, फ्लूइड होगी, क्योंकि पानी कैसा होगा, फ्लूइड होगा। और हमने पढ़ा था ना फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, तो फ्लूइड इसमें कौन होगा, लिपिड होगा। और प्रोटीन कैसा नेचर का होगा, मोज़ेक नेचर का होगा। ठीक है, तो इतनी बात हमें ध्यान रखनी है कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल किसने दिया था, सिंगर एंड निकोलसन ने दिया था। और उन्होंने एक लाइन बोली, प्रोटीन आइसबर्ग्स ऑन द सी ऑफ लिपिड, की मतलब लिपिड के समुद्र में क्या है, प्रोटीन ऐसे तैर रहे हैं। अब हम देखते हैं मॉडल क्या था। अब सबसे पहले ना हमने जो स्टडी किया था वो किस में किया था, आरबीसी में किया था। आरबीसी की जो सेल मेम्ब्रेन है ना, इसको स्टडी किया गया। और इसमें हमें देखने को मिला कि जो 52% का रेशियो तो होगा ना, वो तो होगा प्रोटीन, मतलब प्रोटीन ज़्यादा होगी, 52% होगी। और 40% क्या मिलेगा हमें, इसमें लिपिड देखने को मिलेगा। ठीक है, प्रोटीन कितना होगा, 52% होगा, और लिपिड कितना होगा, 40% होगा। ये आरबीसी के लिए है स्पेसिफिक। और ये वेरी कर सकता है डिफरेंट सेल्स में। जरूरी नहीं कि हमें हर सेल में ये देखने को मिले, ये वेरी कर सकता है डिफरेंट सेल में। बट प्रोटीन के लिए हमें स्पेसिफिक ध्यान रखना है कि 52% क्या होगा, प्रोटीन होगा। आरबीसी के लिए सॉरी, में ध्यान रखना है कि 52% प्रोटीन होगा और 40% क्या होगा, लिपिड होगा। ये हमें किस में देखने को मिलेगा, आरबीसी में। अब इसके बाद में हम आगे कुछ और देखते हैं। अब हम देखते हैं स्ट्रक्चर को सेल मेम्ब्रेन की। जो सेल मेम्ब्रेन होती है ना, वो किससे मिलकर बनी होती है, फॉस्फोलिपिड से। अब मैम ये क्या है फॉस्फोलिपिड, अभी तक तो आप लिपिड लिपिड बोल रहे थे, अब इसमें फॉस्फोर ऐड कर दिया। तो कुछ ही नहीं है, जो लिपिड है ना, लिपिड प्लस फॉस्फेट ग्रुप अगर मैं इसमें जोड़ दूं, फॉस्फेट ग्रुप क्या होता है, PO4-3। तो लिपिड प्लस फॉस्फेट ग्रुप को हम क्या बोलेंगे, फॉस्फोलिपिड बोलेंगे। इसकी स्ट्रक्चर ऐसी होती है, ये ऐसे मान लो वी आदमी सा बनाती है जैसे, ये तो क्या फॉस्फेट ग्रुप है। ठीक है, और ये क्या फैटी एसिड है। इनको फैटी एसिड बोल सकते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, तो ऊपर वाला जो हेड, इसको हम बोल, ये जो हेड है वो किससे मिलकर बना हुआ है, फॉस्फेट से। और ये जो टेल है वो किससे मिलकर बनी हुई है, फैटी एसिड या सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से। और ये जो हेड होता है ना, वो कैसा होता है, पोलर होता है। हेड कैसा होगा, पोलर। और इसकी जो टेल होगी वो कैसी होगी, नॉन पोलर। क्या होगी, नॉन पोलर। ये स्ट्रक्चर मैं आगे बना के बताती हूँ आपको। ये ऐसे और ये ऐसे, ये तो मैंने बनाया हेड, कैसा होगा, पोलर। और ये टेल होगी वो कैसी होगी, नॉन पोलर। ठीक है, तो जो पोलर हेड होता है ना, वो कैसा होता है, हाइड्रोफिलिक। ध्यान रखना है क्या बोला है मैंने, हाइड्रोफिलिक। और टेल होगी हाइड्रोफोबिक। अभी क्या होता है इनके मतलब भी समझेंगे, हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफिलिक, फिलिक वर्ड कहीं पे भी आ जाए ना, उसका मतलब होता है लव। मतलब हाइड्रो का मतलब वाटर और फिलिक का मतलब हो गया लवर। तो मतलब ये क्या करता है, वाटर को पसंद करता है, वाटर लवर है ये, मतलब इसको पानी चाहिए। ये वाला जो हेड है ना, इसको क्या चाहिए, पानी चाहिए। और ये हाइड्रोफोबिक, फोबिक का मतलब होता है, फोबिया का मतलब होता है डर।
ठीक है, फियर बोल सकते हैं हम। और इसको क्या लगता है, पानी से डर लगता है, इसको क्या लगता है, पानी से डर हिंदी में लिखते हैं, तो इसको क्या लगता है, पानी से डर, मतलब ये चाहता है कि मेरे पास पानी नहीं आए। और हेड तो क्या चाहता है, मेरे पास बहुत सारा पानी आए। तो ये एक हम बोल सकते हैं फोस्फोलिपिड के मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर है, जिससे मिलकर हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनेगी। तो कैसे बनेगी, देखो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ना, या सेल मेम्ब्रेन, वो कैसी होती है, बाई लेयर होती है। बाई लेयर कैसे, अभी देखो डायग्राम से समझते हैं। देखो ये ऐसे क्या हो गया, फोस्फोलिपिड के मॉलिक्यूल आ गए, ठीक है। ऊपर वाला पार्ट मैंने क्या बनाया, हेड बनाया है, और नीचे वाला पार्ट क्या, टेल है। और बाई लेयर कैसे है, देखो ये जो है ना, इसमें कितनी लिपिड, ऊपर वाला एक लिपिड की लेयर आ गई और दूसरी आ गई नीचे वाली लिपिड, तो ये क्या बन गया, बाइलेयर स्ट्रक्चर बन गया। है तो ये एक ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो एक ही है, बट इसमें जो लिपिड होते हैं ना, वो 2 लेयर में अटैच होते हैं। क्यों, क्योंकि ये देखो ये वाला जो पार्ट है ना, वो वाटर लवर है, और ये क्या है, पानी से डरता है। क्योंकि जो सेल होती है ना, ये मान लो एक सेल बनाई, तो इसकी ये मेम्ब्रेन है, तो इसके बाहर भी क्या होगा, इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है। इसको आगे वाले डायग्राम पे समझो, मान लो ये सेल है, तो सेल के बाहर भी हमें क्या देखने को मिलता है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड देखने को मिलता है। इंटरस्टिशियल फ्लूइड देखने को मिलता है, या फिर हम इसे बोल देंगे इंटरसेल्यूलर फ्लूइड, इंटरसेल्यूलर फ्लूइड। और सेल के अंदर तो क्या होता है, हमें पता है साइटोप्लाज्म होता है, उसमें भी क्या होता है, साइटोप्लाज्म में भी 90 to 95% तक वाटर ही होता है। तो मतलब इसमें भी क्या देखने को मिलेगा, हमें पानी देखने को मिलेगा। अगर मैंने मान लो यहाँ पे एक ही ऐसे लेयर बनाई पानी, वो प्लाज्म वो सॉरी फोस्फोलिपिड की, तो ऊपर भी पानी है, चलो पानी हेड को तो पसंद है, इसको तो क्या आएगा, ये तो सही रहेगा कि चलो मुझे पानी मिलता है, मुझे तो पानी चाहिए। अगर मैंने यहाँ पे ये टांगे बना दी इसकी, तो यहाँ पे पानी है, तो ये तो कहेगा यार मुझे जो पानी मिल गई, ये तो डरने लग जाएगा पानी से। तो हम क्या करते हैं, इसको बचाने के लिए ऐसे क्या करते हैं, एक बाइलेयर बना देते हैं, मतलब एक प्लाज्मा में ना, मतलब एक फोस्फोलिपिड के लिए रोल लगा देते हैं। तो अगर मैं अगर स्ट्रक्चर देखूँ ना ऐसे, तो यहाँ पे भी मुझे फोस्फोलिपिड देखने को मिलेगी, यहाँ पे भी, और ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे, एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाएंगे, ठीक है। तो जो लिपिड होती है ना, वो कैसी होती है, बाइलेयर होती है एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। तो ये मैंने क्या कर दी, लिपिड की बाइलेयर लगा दी, और इसमें हमें देखने को मिलेगी प्रोटीन, तो बीच में प्रोटीन ऐसे लगा दी मैंने, दूसरे कलर से बनाते हैं। ये क्या बना दिया मैंने, बीच में प्रोटीन, ठीक है। ऐसे बीच बीच में हमें क्या देखने को मिलेगी, इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटीन, और कुछ प्रोटीन ऐसे ऊपर भी हो सकती है, नीचे भी हो सकती है। अभी जो मैंने प्रोटीन बनाई है, 2 टाइप की बनाई है। एक तो पूरी है ना, ये जो सेल के अंदर जा रही है ये प्रोटीन जो पूरी, इसको तो बोलेंगे इंट्रिंसिक प्रोटीन। क्या बोलेंगे, इंट्रिंसिक इंट्रिंसिक प्रोटीन। और ये जो ऊपर बनाई है या फिर नीचे, इनको हम क्या बोलेंगे, पेरिफेरल प्रोटीन, पेरिफेरल प्रोटीन। अब बताओ, जो अंदर दसी हुई है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के प्रोटीन, इसको निकालना तो क्या होगा, बाहर मुश्किल होगा। और जो ये पेरिफेरल प्रोटीन है, इसको बाहर निकालना क्या होगा, आसान होगा। तो हम ना इसके हिसाब से 2 प्रोटीन में डिवाइड कर सकते हैं, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रोटीन मिलती है। या फिर तो क्या होगी, वो इंट्रिंसिक प्रोटीन होगी, ठीक है। और या फिर क्या होगी, वो पेरिफेरल प्रोटीन होगी। तो कितने टाइप की प्रोटीन मिल सकती है हमें, 2 प्रोटीन देखने को मिलेगी, इंट्रिंसिक प्रोटीन और पेरिफेरल प्रोटीन। और लिपिड क्या मिलेगी, बाइलेयर देखने को मिलेगी। और इन प्रोटीन के साथ साथ में हमें यहाँ पे कुछ कार्बोहाइड्रेट भी देखने को मिल सकता है। अगर ये क्या मैंने लिपिड के ऊपर कार्बोहाइड्रेट लगाए, तो इसको तो बोलेंगे ग्लाइकोलिपिड। क्या बोलेंगे, ग्लाइकोलिपिड, क्योंकि लिपिड के ऊपर लगा हुआ है। और ये जो मैंने कार्बोहाइड्रेट लगाया है, ये वाला, ये किसके ऊपर लगाया, प्रोटीन के ऊपर, तो इसको हम बोलेंगे, इसको यहाँ पे लिख रही हूँ, इसको हम बोलेंगे ग्लाइको प्रोटीन। क्या बोलेंगे, ग्लाइको प्रोटीन बोलेंगे, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि लिपिड बाइलेयर में मिलेगा, इसका पोलर हेड होगा, नॉन पोलर टेल होगी। और प्रोटीन हमें 2 टाइप की देखने को मिल सकती है, जो एकदम अंदर एम्बेडेड होगी उसे तो बोलेंगे इंट्रिंसिक प्रोटीन, और जो बाहर की तरफ मतलब ऐसे एम्बेडेड नहीं होगी, ऊपर ऊपर से लगी होगी, इसको बोलेंगे हम पेरिफेरल प्रोटीन। और एम्बेडेड प्रोटीन को तो निकालना क्या होगा, मुश्किल होगा, और पेरिफेरल प्रोटीन को हम क्या कर सकते हैं, आसानी से रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। इतना हमें पढ़ लिया कि प्रोटीन की हमें स्ट्रक्चर कैसे देखने को मिलेगी, और हमें कुछ कार्बोहाइड्रेट भी देखने को मिल सकते हैं। जो ऊपर मान लो अगर प्रोटीन के ऊपर कार्बोहाइड्रेट लगा, तो उसको तो हमने बोल दिया ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइको वर्ड जो है ना, वो कार्बोहाइड्रेट के लिए आता है। और अगर लिपिड के ऊपर लगा हुआ है प्रोटीन, तो उसको हमने क्या बोल दिया, उसको हमने बोल दिया ग्लाइकोलिपिड। और कुछ हमें यहाँ पे ऐसे कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल भी देखने को मिल सकते हैं। क्या देखने को मिल सकते हैं, कोलेस्ट्रॉल। अब क्या होता है कोलेस्ट्रॉल, ये जो कोलेस्ट्रॉल होता है ना, ये स्टेबलाइजर होता है,
क्या होता है, स्टेबलाइजर होता है, मतलब सेल मेम्ब्रेन को क्या करता है, स्टेबल बनाता है। ठीक है, तो इतनी चीज़ें हमें देखने को मिल सकती है एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। किसकी तरह वर्क करता है, जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो स्टेबलाइजर की तरह वर्क करते हैं। तो ये बेसिक क्या थी, एक हम बोल सकते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर थी। अब इसमें देखो मैंने ये क्या बनाया, लिपिड की बाइलेयर बनाई थी। ये लिपिड के बाइलेयर में ये जो लिपिड के मॉलिक्यूल है ना, ठीक है, और बीच बीच में क्या हो सकती है, यहाँ पे प्रोटीन भी हो सकती है। ये दो टाइप की मूवमेंट शो करते हैं, एक तो फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट। फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट क्या है, देखो जैसे मान लो मैंने इसको ब्लैक कलर से बना दिया, ये जो मॉलिक्यूल है इसको, ठीक है, तो ये जो अब फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट में क्या होगा, ये जो ब्लैक वाला मॉलिक्यूल है ना वो तो चला जाएगा ऊपर, और जो रेड वाला मॉलिक्यूल है ना वो आ जाएगा नीचे। मतलब इन्होंने क्या कर लिया, अपनी पोजीशन को एक्सचेंज कर लिया। तो इस मूवमेंट को हम बोलेंगे फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट की, मतलब बाई लेयर में ऊपर वाली जो लेयर से नीचे वाली लेयर में क्या गया, प्रोटीन ट्रांसफर हो गया। ठीक है, तो इसे हम बोलेंगे फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट। और ये क्या होती है, बहुत रेयर होती है, मतलब हमें कभी कभी देखने को मिलती है। एक मूवमेंट और हो सकती है प्रोटीन में, उसे हम बोलेंगे लेटरल मूवमेंट। लिपिड में क्या होगी, एक मूवमेंट और होगी, उससे हम बोलेंगे लेटरल मूवमेंट। देखो लेटरल मूवमेंट में क्या होगा, मान लो ये, और एक बीच में मैंने इसको ब्लैक से बना दिया, ठीक है, ये लिपिड बाइलेयर बनाई है मैंने एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। ठीक है, अब इसमें क्या होगा कि कैसे होगा कि ये मान लो है ये, अब क्या होगा, ये ब्लैक वाला तो इधर चला जाएगा और रेड वाला इधर आ जाएगा, मतलब ब्लैक वाला तो यहाँ चला गया और ये रेड वाला आ गया इधर वाली साइड, ये रेड वाला आ गया इधर वाली साइड। तो इन्होंने क्या कि एक ही लेयर में अपनी पोजीशन को चेंज की है, विद इन द वन लेयर इन्होंने क्या किया, पोजीशन को चेंज किया, तो उसे हम बोलेंगे लेटरल मूवमेंट। और ये क्या होती है, मतलब हमें मैक्सिमम देखने को मिल जाती है। ठीक है, ये रेयर नहीं होती है, देखने को मिल जाती है, क्योंकि दो लेयर में ऐसे ना मतलब मूवमेंट करना मुश्किल होता है, बट एक लेयर में जो मॉलिक्यूल होते हैं वो मूवमेंट कर लेते हैं। अब आप बोलोगे कि मैम इस मूवमेंट का क्या फ़ायदा क्या है, मतलब क्यों ये मूवमेंट होती है। तो इस मूवमेंट से क्या होता है, मूवमेंट से क्या होता है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसमें फ्लूइडिटी आती है। क्या आती है, फ्लूइडिटी। और एक सेल को अगर मान लो ये सेल है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन रिजिड होगी तो क्या ये ग्रोथ कर पाएगी, तो ये सेल की ग्रोथ में हेल्प करती है। जो फ्लूइडिटी होती है वो क्या करती है, सेल की ग्रोथ में हेल्प करती है। ठीक है, और अगर फ्लूइड होगा कोई, अगर मान लो लिपिड क्या होता है, बेसिकली अपने घर में तेल घी नहीं देखा, उस टाइप का, मतलब हम बोल सकते हैं कि एक फ्लूइड टाइप का सब्सटेंस होता है, सेमी फ्लूइड सा होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि लिपिड में जो सॉरी सेल मेम्ब्रेन है ना उसमें क्या होती है, ग्रोथ हो पाती है और ये फ्लूइडिटी लाता है। सेल मेम्ब्रेन जो होता है वो लिपिड जो होता है सेल मेम्ब्रेन में। ठीक है, अब इसके बाद में हम देखते हैं सेल मेम्ब्रेन के फंक्शन क्या क्या है। अब तो हम स्ट्रक्चर तो हमने देख लिया कि लिपिड बाइलेयर होगी, फोस्फोलिपिड से मिलकर बना होगा। फोस्फेट जो होगा उसका वो पोलर हेड बनाएगा, और फैटी एसिड क्या बनाएंगे, नॉन पोलर टेल बनाएंगे। ठीक है, और वो हाइड्रोफोबिक होगा जो टेल वाला पार्ट होगा। ये तो हमने देख लिया। अब हम क्या देखते हैं, फंक्शन देखते हैं सेल मेम्ब्रेन के फंक्शन। सेल मेम्ब्रेन के फंक्शन क्या क्या होते हैं, फंक्शन। ठीक है, फंक्शन में हम क्या देखेंगे, सबसे पहले तो देखो जो सेल मेम्ब्रेन होती है ना वो बहुत सारे फंक्शन शो करती है। जैसे सेल को ग्रोथ करवाती है, क्योंकि फ्लूइड होगी सेल मेम्ब्रेन, तो उसमें क्या करती है कि सेल ग्रोथ कर पाएगी। और ये क्या करती है, बहुत सारे मॉलिक्यूल के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करती है, ट्रांसपोर्टेशन। अभी हमने देखा ना ये कैसी नेचर में होती है, ये नेचर में होती है सिलेक्टिव परमिएबल। तो ये बहुत सारे मॉलिक्यूल को तो अंदर आने देगी और कुछ को नहीं आने देगी। तो ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा, तो हमें ध्यान रखना कि जो ट्रांसपोर्टेशन होता है ना वो दो टाइप का हो सकता है। कितने टाइप का हो सकता है ट्रांसपोर्टेशन, या फिर तो क्या होगा कि जो मॉलिक्यूल मूव करेंगे वो अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट करेंगे। कैसे करेंगे, अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, उसे हम बोलेंगे पैसिव ट्रांसपोर्ट। अब देखो जैसे ट्रांसपोर्ट को मैं लिख के बताती हूँ आपको। ट्रांसपोर्ट जो होगा वो दो टाइप का हो सकता है, या फिर तो पैसिव या फिर हो सकता है एक्टिव। पैसिव को भी हम आगे दो टाइप में कर सकते हैं, डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ठीक है, पैसिव दो टाइप का हो जाएगा, डिफ्यूजन या फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। और ट्रांसपोर्ट आगे पैसिव और एक्टिव दो टाइप का। अब क्या होता है डिफ्यूजन, अब हम समझते हैं डिफ्यूजन को। सेल मेम्ब्रेन कैसे हेल्प करेगी, मान लो ये मैंने सेल मेम्ब्रेन बनाई,
गलत बन गया ना। ठीक है, और बीच में मैंने यहाँ पे क्या बना ली, प्रोटीन बना ली। ये जो अंदर एम्बेडेड है इसे क्या बोलेंगे, इंट्रिंसिक प्रोटीन बोलेंगे। ठीक है, ये प्रोटीन बना ली मैंने। डिफ्यूजन में क्या होता है कि इसको आप समझो, मान लिया आपने ना घर में अगरबत्ती जलाई होगी किसी कोने में, कमरे के एक कोने में मान लो आपने अगरबत्ती जला दी, तो उस अगरबत्ती की स्मेल क्या होती है, पूरे कमरे में फैल जाती है। ठीक है, जैसे मान लो अपने कमरे में एक जगह खड़े होकर परफ्यूम को स्प्रे किया, तो वो परफ्यूम क्या होगा, पूरे कमरे में फैल जाएगा। क्यों? क्योंकि जहाँ पे आपने परफ्यूम को स्प्रे किया था वहाँ पे तो परफ्यूम बहुत सारा था, और बाकी रूम में नहीं था, तो वो क्या हुआ, वहाँ पे तो उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा थी जहाँ पे आपने स्प्रे किया, और बाकी रूम में क्या थी, कंसंट्रेशन कम थी, तो वो क्या हो जाएगा, पूरे रूम में फैल जाएगा। उससे हम क्या बोलते हैं, मतलब कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अलोंग हो रहा है वो चीज़, मतलब जहाँ पे कंसंट्रेशन कम है वहाँ पे कोई चीज़ जा रही है, जहाँ पे कंसंट्रेशन ज़्यादा है वहाँ से। ठीक है, तो इस चीज़ को हम बोलेंगे अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। यही क्या होता है, डिफ्यूजन होता है। इसमें हमें कोई एटीपी नहीं देनी पड़ती, अपने आप हो जाता है। अब ये देखो, जो ये लिपिड बाइलेयर होती है ना, वो कैसी होती है, नॉन पोलर होती है, नॉन पोलर होती है। तो मान लो हमारी बॉडी में क्या बनती है, बहुत सारी गैसेज बनती है। गैसेज कौन सी, CO2। ठीक है, तो CO2 क्या करेगी, इससे डिफ्यूजन होकर बाहर चली जाएगी, क्योंकि हमारी बॉडी में तो क्या होगी, CO2 ज़्यादा होगी, और बाहर वाली साइड CO2 क्या होगी, कम होगी, तो ये हमारी बॉडी में चली जाएगी, हमारी बॉडी से बाहर चली जाएगी। ऐसे अगर इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन पड़ी है, हमें ऑक्सीजन चाहिए, तो ये हमारी बॉडी में डिफ्यूज़ करके क्या जाएगी, अंदर आ जाएगी। ठीक है, डिफ्यूजन का तो मतलब क्या होता है कि अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, यहाँ पे लिखें तो अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्या होता है, मूवमेंट होती है, नो एटीपी रिक्वायरमेंट। हम लिख सकते हैं, आगे लिखे तो डिफ्यूजन में क्या जाएगा, नो एटीपी रिक्वायर, कोई एटीपी नहीं चाहिए। ठीक है, डिफ्यूजन में नो एटीपी रिक्वायर, और अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्या होती है, मूवमेंट होती है, हमें कोई भी एटीपी नहीं यूज़ करनी पड़ती। ठीक है, तो ये तो क्या डिफ्यूजन। उसके बाद में एक इसी से रिलेटेड वर्ड होता है ओस्मोसिस। ओस्मोसिस हम किसके लिए यूज़ करते हैं, देखो ओस्मोसिस हम यूज़ करते हैं वाटर के लिए। किसके लिए यूज़ करते हैं, वाटर के लिए। ये मानो मैंने जो डायग्राम बनाया था, अगर वाटर के लिए क्या होता है कि वाटर ना पोलर होता है। ठीक है, और हमें पता है ये टेल वाला पार्ट तो पानी को जाने नहीं देगा, क्योंकि इसको डर लगता है, तो वाटर क्या करता है, इन ना प्रोटीन की हेल्प से यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, पर ये जो मूवमेंट होगी ना, वो तो होगी अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। इसमें हमें ना कोई, ओस्मोसिस में हमें कोई एनर्जी नहीं देनी पड़ती। ओस्मोसिस में क्या जाएगा, नो एनर्जी रिक्वायर, नो एनर्जी रिक्वायर। और ये हम किसके लिए यूज़ करते हैं, बेसिकली वाटर के लिए, H2O मॉलिक्यूल के लिए। ठीक है, और इसे हम क्या बोल सकते हैं, ओस्मोसिस बोलेंगे, H2O मॉलिक्यूल के लिए रिक्वायर होगा। और ये एक टाइप का फैसिलिटी डिफ्यूजन होगा, क्योंकि ये किसकी हेल्प से हो रहा है, ये ना प्रोटीन की हेल्प से हो रहा है। किसकी हेल्प से हो रहा है, प्रोटीन की हेल्प से हो रहा है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये रहा, ये प्रोटीन की हेल्प से हो रहा है, क्योंकि प्रोटीन की हेल्प से अंदर आ रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, हम इसको बोल सकते हैं कि एक टाइप का फैसिलिटी डिफ्यूजन है। बट वाटर के लिए हम स्पेसिफिक टर्म क्या यूज़ करते हैं, ओस्मोसिस यूज़ करते हैं। ठीक है, और इसमें प्रोटीन आप कौन सी ध्यान रख सकते हो, प्रोटीन एक्वापोरिन प्रोटीन। क्या जाएगा, कौन सी प्रोटीन की हेल्प से होता है, एक्वापोरिन प्रोटीन। इनकी हेल्प से क्या होता है कि वाटर का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, किसकी हेल्प से, सेल मेम्ब्रेन से। एक्वापोरिन प्रोटीन क्या करती है, हेल्प करती है वाटर को अंदर आने के लिए। उसके बाद में देखो, अब हम पढ़ेंगे, ये तो हो गया हमारा, वो चार्ट देखो कहाँ गया, ये रहा। अब इसमें हमने पैसिव देख लिया, इसमें एटीपी नहीं चाहिए, इसमें डिफ्यूज़न हो गया, और हमने एक और देख लिया, क्या हो जाएगा, ओस्मोसिस हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में फैसिलिटी डिफ्यूज़न का मतलब यही होता है कि इसमें हमें क्या चाहिए, किसकी हेल्प चाहिए, प्रोटीन की हेल्प चाहिए। किसकी हेल्प चाहिए, प्रोटीन की हेल्प चाहिए। जो हमने ओस्मोसिस देखा था वो भी एक हम बोल सकते हैं स्पेशल टाइप का ओस्मोसिस ही था, जिस ओस्मोसिस वर्ड हम सिर्फ किसके लिए यूज़ करते हैं, वाटर के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, तो फैसिलिटी डिफ्यूजन में हमें क्या चाहिए, कुछ प्रोटीन्स चाहिए। प्रोटीन की हेल्प से क्या हो जाएगा कि जो सेल मेम्ब्रेन है उसको क्रॉस करके हमारा मॉलिक्यूल अंदर आ जाएगा। अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट से ए से एक्टिव और ए से एटीपी यूज़ होगी इसमें। ठीक है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हमें क्या चाहिए, एटीपी चाहिए, तो क्या जाएगा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होती है, एटीपी रिक्वायर होती है, बिना एटीपी के काम नहीं चलेगा, मतलब हमें यहाँ पे एनर्जी देनी पड़ेगी।
ये मान लो सेल मेम्ब्रेन बनाई मैंने, ये भी हेल्प प्रोटीन की हेल्प से ही होगा। किसकी हेल्प से होगा? प्रोटीन इसमें रिक्वायर होगी। जैसे फैसिलिटी डिफ्यूजन में था ना, बट उसमें एनर्जी नहीं चाहिए थी, इसमें एनर्जी भी चाहिएगी और प्रोटीन भी चाहिएगी। ये मैंने मान लो वो बना दी, सेल मेम्ब्रेन बना दी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, इसमें एटीपी के लिए कौन सी प्रोटीन रिक्वायर होती है हमें याद रखना है, सोडियम पोटेशियम पंप हम एग्जांपल याद रख सकते हैं। एक्टिव का हम एग्जांपल क्या याद रखेंगे? सोडियम पोटेशियम पंप, ठीक है। अब एक बात हमें ध्यान रखनी है कि मान लो ये सेल है, ये क्या सेल है, तो सेल के अंदर हमें क्या देखने को मिलेंगे? आयंस देखने को मिलेंगे। क्या देखने को मिलेंगे? आयंस। और सबसे ज़्यादा जो आयन मिलता है वो होता है के प्लस। क्या होता है? के प्लस। और जो सेल के बाहर इंटर सेल्यूलर स्पेस जो है, क्या जाएगा? इंटर सेल्यूलर स्पेस में हमें क्या देखने को मिलेगा? Na+ सबसे ज़्यादा। क्या देखने को मिलेगा? Na+ सबसे ज़्यादा। यहाँ पे सेल में तो K+ सबसे ज़्यादा होंगे और सेल के बाहर क्या होंगे? Na+ सबसे ज़्यादा होंगे। तो अब बताओ, अगर अगर कोई चीज़ ज़्यादा बाहर है तो वो अंदर आएगी, तो वो तो क्या होगी कि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अलोंग मूव कर रही है। अगर मैं Na+ बाहर जाता है और मैं वापस अंदर से क्या भेजूंगी? बाहर भेजूंगी, तो मुझे ATP लगवानी पड़ेगी ना, क्योंकि इसमें क्या है कि मैं इसमें मतलब आप बोल सकते हो अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मैं क्या कर रही हूँ? चीज़ों को मूव कर रही हूँ। अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्या हो रही है? चीज़ें मूव हो रही है। तो अगेंस्ट हो रहा है ना, इसलिए मुझे इसमें क्या चाहिएगी? ATP रिक चाहिएगी, ठीक है। इसलिए मुझे इसमें किसकी रिक्वायरमेंट होगी? ATP की रिक्वायरमेंट होगी। तो इसमें सोडियम पोटेशियम पंप यही करते हैं। सोडियम पोटेशियम पंप क्या करते हैं? सोडियम पोटेशियम पंप, ये पहले क्वेश्चन आ चुका है। ये सेल जो है ना, उसमें से क्या करें? यहाँ पे पंप लगा हुआ है सोडियम पोटेशियम पंप, तो ये क्या करेगा? 2K+ को तो अंदर भेजेगा और 3Na+ को क्या भेजेगा? बाहर भेज देगा। कितने एक ATP यूज करेगा? 1 ATP यूज। एक ATP यूज करके क्या करेगा? 3Na+ को तो क्या कर देगा? बाहर भेज देगा और 2K+ को क्या कर देगा? अंदर भेज देगा। कितनी ATP रिक्वायरमेंट होगी? एक ATP। और ये किस टाइप का ट्रांसपोर्ट है? एक्टिव। क्योंकि इसमें ATP रिक्वायर हो रही है। और ये क्या हो रहा है? अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, क्योंकि सेल के बाहर Na+ पहले भी जाता है और ये ऊपर से और भेज रहे हैं, तो अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होंगे ना। तो हमें इतना ध्यान रखना है एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में, ठीक है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट का एग्जांपल क्या हो जाएगा? सोडियम पोटेशियम पंप। इतना समझ में आया होगा। उसके बाद में हम और कुछ देख लेते हैं। जो सेल मेम्ब्रेन होती है ना, वो क्या करती है? जंक्शंस बनाती है। क्या बनाती है? जंक्शन। जंक्शन क्या होता है? हम फंक्शन देख रहे हैं। सबसे पहले हमने फंक्शन देखा ट्रांसपोर्टेशन में। एक हमने देखा था सेल की ग्रोथ करने में हेल्प करती है, कुछ वो सिक्रीशन में भी हेल्प करती है, और एक जंक्शन बनाती है। जंक्शन कैसे? मान लो ये दो सेल है, ये एक सेल है, ये दूसरी सेल है। इन दोनों सेलों के बीच में से क्या बन जाएगी? एक प्रोटीन चैनल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? प्रोटीन चैनल। इस चैनल से क्या हो जाएगा कि कोई भी मॉलिक्यूल इधर से इधर और इधर से इधर जा सकता है। तो इसे हम क्या बोलेंगे? जंक्शन बोलेंगे, जो किसकी हेल्प से बनता है? सेल मेम्ब्रेन की हेल्प से बनता है, ठीक है। एक आप जंक्शन याद रख सकते हो, गैप जंक्शन। कौन सा जंक्शन? गैप जंक्शन। ये हमें किस में देखने को मिलता है? जो हमारी हार्ट सेल्स होती है ना, हमारी हार्ट की जो सेल्स होती है उसमें देखने को मिलता है गैप जंक्शन, ठीक है। तो ये प्रोटीन चैनल बन जाते हैं सेल मेम्ब्रेन के बीच में, जिससे क्या करती है कि जो मतलब मूवमेंट करवा देती है इन यहाँ से इस वाली सेल 1 और 2, 1 सेल से कुछ मॉलिक्यूल यहाँ पे जा सकते हैं और 2 से भी इधर आ सकते हैं। तो ये किसका कवर करते हैं? सेल जंक्शन कवर करते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, जिसमें ATP यूज होगी, पैसिव जिसमें ATP नहीं चाहिए। और दो टाइप का देखा था हमने, डिफ्यूजन भी हो सकता है जिसमें अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट चीज़ें मूव करेंगी, और एक फैसिलिटी डिफ्यूजन हो सकता है जिसमें चीज़ें अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ही मूव करेगी बट विद द हेल्प प्रोटीन से करेगी, ठीक है। ऑस्मोसिस हम स्पेसिफिक किसके लिए यूज़ करते हैं? वाटर के लिए यूज़ करते हैं। इसमें एक्वापोरिन प्रोटीन जो होती है वो क्या करती है? हेल्प करती है, ग्रोथ में भी हेल्प कर सकती है सेल मेम्ब्रेन, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन क्या होती है? फ्लूइडिटी होती है ना सेल मेम्ब्रेन में, तो सेल क्या करेगी? ग्रोथ करेगी। उसके बाद में हमने देखा कि कुछ जंक्शन भी प्रोवाइड करवाती है जो सेल मेम्ब्रेन होती है, जिससे क्या हो सकता है कि एक सेल से दूसरे सेल में चीज़ें जो है ना, मतलब कुछ आयंस हो गए, मॉलिक्यूल्स हो गए, कोई सबस्टांस हो गया, वो मूव कर सकता है। जैसे हमने हार्ट सेल में देखा, कौन सा जंक्शन मिले देखने को मिलेगा हमें? गैप जंक्शन। उससे पहले हमने स्ट्रक्चर देखी थी जो सिंगर एंड निकोलसन ने दी थी 1972 में, वो मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल है सेल का। लिपिड की बाइलेयर देखने को मिलेगी और कुछ प्रोटीन देखने को मिलेगी, और ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन भी देखने को मिल सकता है, और एक कोलेस्ट्रॉल देखने को मिलेगा जो क्या करेगा? स्टेबलाइजर की तरह हेल्प करेगा सेल मेम्ब्रेन में।
ठीक है। और उसके अलावा क्या देखा था, जो प्रोटीन इजीली मूव हो जाएगी, जो पेरिफेरी पे लगी होगी, उसे तो बोल देंगे पेरिफेरल प्रोटीन, और जो अंदर एम्बेडेड होगी उसे बोल देंगे इंट्रिंसिक प्रोटीन। ठीक है। और फिर हमने क्या देखा था, और हमने एक रेशियो ध्यान रखना है प्लांट वो सॉरी आरबीसी में प्रोटीन और लिपिड का। प्रोटीन जो होता है वो तो कितना होता है 52% होता है, और जो लिपिड होता है वो होता है 40%। ठीक है। और फॉस्फोलिपिड में जैसे ये हेड बनाया था, तो ये हेड तो क्या होगा, पोलर होगा, वाटर लविंग होगा, और जो टेल होगी क्या होगी, हाइड्रोफोबिक होगी, और क्या होगी, वाटर को पसंद नहीं करेगी। अभी हम ना ये एनसीईआरटी से रीड करते हैं स्ट्रक्चर पूरी। देखो ये नहीं, क्या दिया वो देखो इसमें, let us now look at individual cell organelles to understand their structure and functions। अब हम हर एक इंडिविजुअल सेल ऑर्गेनल को पढ़ेंगे और उसकी स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे। ठीक है। और उसके फंक्शंस को भी पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारे पास जो पॉइंट है वो है सेल मेम्ब्रेन। द डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ द मेम्ब्रेन वाज स्टडीड ओनली आफ्टर द एडवेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इन द 1950s। ठीक है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जब हम बोल सकते हैं इन्वेंशन हुआ 1950 में, उसके बाद में हमने क्या किया, सेल मेम्ब्रेन को स्टडी किया। Meanwhile, chemical study on the cell membrane, especially in human red blood cells, मतलब किस पे कीगी, आरबीसी पे कीगी, enabled the scientists to deduce the possible structure of plasma membrane। ठीक है। These studies showed that the cell membrane is mainly composed of lipids and proteins। क्या देखने को मिलेगा, लिपिड देखने को मिलेगा और प्रोटीन। द मेजर लिपिड्स आर फोस्फोलिपिड। कौन सी लिपिड होगी, फोस्फोलिपिड। दैट आर अरेंज्ड इन अ बाइलेयर। बाइलेयर में कैसे होगा और क्यों होगा बता दिया ना, क्योंकि इसका हेड तो होता है पोलर और टेल होती है नॉन पोलर, तो इसलिए क्या करते हैं, बाइलेयर बना लेते हैं। ये दोनों दोनों लेयर क्या कहती है, हम एक दूसरे को प्रोटेक्ट करेंगे टांगों को। ठीक है। तो ये बाइलेयर बना लेते हैं। ऑल्सो द लिपिड्स आर अरेंज विद इन द मेम्ब्रेन विद द पोलर हेड टुवार्ड्स द आउटर साइड। ये तो क्या आ जाएगा, पोलर हेड तो आउटर साइड में आ जाएगा, और जो हाइड्रोफोबिक टेल होगी वो क्या हो जाएगी, इनर साइड में हो जाएगी। ठीक है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो ये हेड तो यहाँ पे रहेगा आउटर साइड में, और टेल क्या रहेगी, अंदर साइड रहेगी। दिस इंश्योर दैट द नॉन पोलर टेल ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, मैंने कहा था नहीं किससे मिलकर बनी होती है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इज प्रोटेक्ट फ्रॉम द एक्वस इन्वायरमेंट। किससे हेल्प करती है, एक्वस इन्वायरमेंट से हेल्प करती है। इन एडिशन टू फोस्फोलिपिड्स मेम्ब्रेन ऑल्सो कंटेन्स कोलेस्ट्रॉल। अभी देखो, अभी यहाँ पे बताया नहीं कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, पर कोलेस्ट्रॉल क्या करता है, स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराता है। क्या करता है, सेल मेम्ब्रेन को स्टेबल बनाते हैं। ठीक है। हमें कोलेस्ट्रॉल देखने को जब मिलता है। लेटर बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन क्लियरली रिवील्ड दैट द सेल मेम्ब्रेन्स ऑल्सो पोजेस प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। पहले लिपिड की बात बता दी, फिर प्रोटीन बता दिया, और फिर कार्बोहाइड्रेट। हमने देखा था ना, कार्बोहाइड्रेट या फिर तो अगर मान लो ये लिपिड है, लिपिड के ऊपर भी कार्बोहाइड्रेट अटैच हो सकता है और प्रोटीन के ऊपर भी अटैच हो सकता है। अगर लिपिड के ऊपर अटैच है तो उसे हम बोलेंगे ग्लाइकोलिपिड, और अगर प्रोटीन के ऊपर अटैच है तो उसे हम क्या बोलेंगे, ग्लाइकोप्रोटीन। द रेशियो ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड्स वेरीज कंसिडरेबल इन डिफरेंट सेल टाइप्स। मतलब वेरी करेगा सेल में, सेल मेम्ब्रेन में प्रोटीन और लिपिड का जो रेशियो है। ठीक है। इन ह्यूमन बींग्स द मेम्ब्रेन ऑफ द इरिथ्रोसाइट, इरिथ्रोसाइट किसको बोला गया, यहाँ पे आरबीसी को ही बोला है। ठीक है। हैज़ अप्रोक्सीमेटली 52% प्रोटीन एंड 40% लिपिड्स। डिपेंडिंग ऑन द ease of extraction membrane proteins can be classified as integral and peripheral। ठीक है। कितनी इजीली हम उसको क्या कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। इसके बेस पे दो पार्ट में डिवाइड किया गया, इंटीग्रल एंड पेरिफेरल। Peripheral proteins lie on the surface of membrane while the integral proteins are partially or totally buried in the membrane। पार्शली भी हो सकता है और टोटली भी हो सकता है। पार्शली कैसे, देखो मान लो मैंने डायग्राम जो बनाया था ये रहा, ये तो मैंने क्या किया, पूरा कंप्लीट इसके अंदर बरी करा दिया ना। देखो अलग कलर में बनाती हूँ। और अगर इतना भी बरी हो तो इसको क्या बोलेंगे, पार्शियली बरीड। और अगर ये पूरा सेल के अंदर चला गया तो इसको क्या बोलेंगे, कंप्लीटली बरीड। अगर ये पार्शियली है तो भी इसको क्या बोलेंगे, इंटरनल प्रोटीन। और कंप्लीटली है तो भी क्या बोलेंगे, इंटरनल प्रोटीन। ठीक है। अब आगे देखते हैं क्या रीड कर रहे थे हम, कि इजीली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं तो पेरिफेरल, नहीं कर सकते तो क्या जाएगा, इंटीग्रल। अब आगे देखो मैम, ये हो गया
सरफेस पे होगा और इंटीग्रल पार्शियली और टोटली बरीड होगा। अच्छा ये तो क्या, अब देखो ये डायग्राम देखो, आपको समझ में आ रहा है, इसके लिए नेमिंग आ सकती है आपके। देखो सबसे पहले तो देखो यहाँ पे एक मॉलिक्यूल दिखाया गया जिसे क्या बोला, कोलेस्ट्रॉल बोला है, ये हमने बात की थी। फिर उसके बाद में देखो ये पूरी एम्बेडेड प्रोटीन दिखाई है, तो इसको हमने क्या बोल दिया, इंटीग्रल प्रोटीन बोल दिया। ये भी क्या पूरी एम्बेडेड है प्रोटीन। और ये जो दोनों लेयर दिखाई है, ये वाली और ये वाली किसकी लेयर दिखाई है, फोस्फोलिपिड की बाई लेयर दिखाई है। उसके बाद में देखो ये पेरिफेरल प्रोटीन का, ये ऊपर ऊपर जो प्रोटीन लगी हुई है उसको क्या बोले, पेरिफेरल प्रोटीन बोले। और इस प्रोटीन के ऊपर इन्होंने क्या कर दिया, शुगर को अटैच कर दिया। ठीक है, अगर ये प्रोटीन के ऊपर शुगर है तो हमें पता है इसको हम क्या बोलेंगे, ग्लाइको प्रोटीन बोलेंगे, क्योंकि ये प्रोटीन ये शुगर किसके ऊपर है, प्रोटीन के ऊपर है। ठीक है, और वैसे ये देखो यहाँ पे भी ये लिपिड के ऊपर, यहाँ पे इन्होंने मार्क नहीं किया, बट हम बोल सकते हैं ना ये लिपिड के ऊपर अटैच है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ग्लाइको लिपिड बोलेंगे, ये जो शुगर है वो। ठीक है, तो ये, और ये कौन सा मॉडल है, फ्लूइड मोजेक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कौन सा मॉडल है ये, फ्लूइड मोजेक मॉडल है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। तो ये हमें नेमिंग के लिए आ सकता है। बीच में जो वो इंटीग्रल प्रोटीन हो जाएगा, एक मॉलिक्यूल कोलेस्ट्रॉल का मार्क किया हुआ है, शुगर को मार्क किया हुआ है, और पेरिफेरल प्रोटीन आ जाएगी, और क्या आ जाएगी, इंटीग्रल प्रोटीन आ जाएगी, और बाइलेयर दिखाई हुई है उसकी फोस्फोलिपिड की। उसके आगे देखो, अब जो हमने सिंगर निकोलसन की बात की थी वो बताया हुआ यहाँ पे। एन इम्प्रूव्ड मॉडल ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन वाज प्रपोज्ड बाय सिंगर एंड निकोलसन। उससे पहले भी बहुत सारे लोगों ने दिया था, जैसे मैंने बोला सैंडविच मॉडल हो गया, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल हो गया। यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल को रॉबर्टसन ने दिया था। किसने दिया था, रॉबर्टसन ने। इतना हमें ध्यान नहीं रखना, रॉबर्टसन ही सही नहीं लिखा गया, पर हमें इसका पता होना चाहिए कि फ्लूइड मोजेक मॉडल किसने दिया है, ये सिंगर निकोलसन ने। डेट मतलब ईयर भी पता होना चाहिए, 1972 में। वाइडली एक्सेप्टेड, ये मतलब क्या, मोस्ट एक्सेप्टेड है एज फ्लूइड मोजेक मॉडल। जो हमने फिगर देखा था ना 8.4, वो फ्लूइड मोजेक मॉडल का ही था, मैं नीचे दिखाया था आपको। अकॉर्डिंग टू दिस द क्वासी फ्लूइड नेचर ऑफ लिपिड। अब देखो लिपिड का नेचर कैसा है, क्वासी फ्लूइड, मतलब फ्लूइड कैसी है, सॉरी लिपिड कौन सा फ्लूइड है, मैंने बोला था ना, प्रोटीन आइसबर्ग ऑन द सी ऑफ लिपिड। मतलब लिपिड के समुद्र में क्या हो गया, प्रोटीन के जो आइसबर्ग है वो तैर रहे हैं। ठीक है, लिपिड इनेबल्स लेटरल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन विद इन द ओवरऑल बाइलेयर। कौन सी मूवमेंट शो करेगी, लेटरल मूवमेंट शो करेगी प्रोटीन की। लेटरल क्या होती है, इधर से इधर जाना, एक ही लेयर में। ठीक है, दिस एबिलिटी टू मूव विद इन द मेम्ब्रेन इज मेजर्ड एज इट फ्लूइडिटी। अगर ये फ्लूइड होगा तभी तो मूवमेंट कर पाएगा ना, सॉलिड में मूवमेंट होती है क्या, नहीं होती, तो इसलिए ये किसको मेजर करेगा, फ्लूइडिटी को मेजर करेगा। दिस फ्लूइड नेचर ऑफ सेल मेम्ब्रेन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फ्रॉम द प्रोटीन ऑफ व्यू ऑफ फंक्शन लाइक सेल ग्रोथ, फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेलुलर जंक्शंस लाइक गैप जंक्शन जो हमने देखे थे, और ग्रोथ में हेल्प करेगी, सिक्रीशन में हेल्प करेगी, और एंडोसाइटोसिस एंड सेल डिवीजन एक्सेट्रा। ये भी ध्यान रखना हमें, सिक्रीशन में, एंडोसाइटोसिस में, और सेल डिवीजन में भी क्या करेगी, हेल्प करेगी। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द ट्रांसपोर्ट ऑफ द मोलिक्यूल्स अक्रॉस इट। मेन फंक्शन तो क्या है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, ट्रांसपोर्टेशन का। जो हमने देखा था 2-3 टाइप से होता है, एक्टिव एंड पैसिव। फिर आगे हमने पैसिव को भी डिवाइड किया था। देखते हैं क्या बोल रहा है, द मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिवली परमिएबल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान, मतलब चुन के आने देगी, ऐसे नहीं कोई भी मुंह उठा के आ रहा है। ये सिलेक्ट करेगी चीज़ों को कि कौन सी सेल के अंदर चीज़ें आनी चाहिए और कौन सी नहीं आनी चाहिए। सिलेक्टिवली परमिएबल टू सम मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट ऑन आइदर साइड ऑफ इट। Many molecules can move briefly across the membrane without any requirement of energy and this is called passive transport. Without any requirement of energy बोला है ना, तो क्या आ जाएगा, passive transport. Neutral solutes may move across the membrane by the process of simple diffusion. एक टाइप क्या हो जाएगा पैसिव ट्रांसपोर्ट का, सिंपल डिफ्यूजन अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ये देखो लिखा हुआ, फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर। जैसे परफ्यूम की कंसंट्रेशन एक कोने में ज़्यादा होती है, पूरे रूम में फैल जाता है, तो हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। वाटर में ऑल्सो मूव अक्रॉस दिस मेम्ब्रेन फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन। वाटर के लिए हमने क्या टर्म यूज़ की थी, ओस्मोसिस। मूवमेंट ऑफ वाटर बाय डिफ्यूजन इज कॉल्ड ओस्मोसिस। इसको हम क्या बोलेंगे, ओस्मोसिस बोलेंगे। एज अ पोलर मॉलिक्यूल्स कैन नॉट पास। देखो क्योंकि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ना, वो पोलर मॉलिक्यूल्स को नहीं आने देती, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का खुद का नेचर कैसा होता है, नॉन पोलर होता है। ठीक है, तो वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल को तो आराम से आने देगी, बट पोलर मॉलिक्यूल को नहीं आने देगी। एज द पोलर मॉलिक्यूल्स कैन नॉट पास थ्रू द नॉन पोलर लिपिड बाइलेयर, they require a carrier protein of the membrane or facilitate their transport across the membrane। अगर फैसिलेट करेगी प्रोटीन तो उसे हम क्या बोल देंगे, फैसिलेटेड
ट्रांसपोर्टेशन। If few ions or molecules are transported across the membrane against their concentration gradient, क्या बोल दिया यहाँ पे अगेंस्ट, तो क्या यूज होगी एटीपी, उसको हम क्या बोलेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट फ्रॉम लोअर टू द हायर कंसंट्रेशन, क्योंकि Na+ तो बाहर ऑलरेडी ज़्यादा था और हम सेल से उसे वापस बाहर भेज रहे हैं, तो लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन जा रही है ना चीज़ें, तो इसे हम क्या बोलेंगे अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। सच अ ट्रांसपोर्ट इज एन एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस, एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस यानी हमें क्या चाहिए एटीपी चाहिए, इन विच एटीपी इज यूटिलाइज्ड एंड इज कॉल्ड एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एग्जांपल सोडियम पोटेशियम पंप। और एक एटीपी यूज करके क्या करते हैं, 3Na+ को तो क्या करेगा सेल से बाहर फेंकेगा और 2K+ को क्या करेगा सेल के अंदर लेके आएगा। ठीक है, तो ये हमारी पूरी जो एनसीईआरटी थी वो होगी सेल मेम्ब्रेन तक की रीड। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है ना तो आप चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।